Good morning, class. 10th standard. Today we are going to study third chapter of science. But बच्चों before we start, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. सबसे पहले मेरी तरफ से जितने भी बच्चों ने बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे कोई भी हो, अब अच्छा परफॉर्मेंस किसको कहते हैं? क्या जिन्होंने 95, 96 लाया सिर्फ वो नहीं. मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को हार्दिक बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं फॉर देयर फ्यूचर, जिन्होंने 9th में स्ट्रगल करके 10th को पास किया है. चाहे वो मेरे क्लास के हो चाहे कोई भी बच्चे हो, आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत सारी हार्दिक बधाइयाँ. और अपने फ्यूचर के लिए इसी तरीके से मेहनत करें. ठीक है, अब हम चलते हैं आज की बैच के लिए, जो हमारी लेटेस्ट बैच है फॉर 10th स्टैंडर्ड. तो 10th स्टैंडर्ड आज हम साइंस 1 सीखेंगे. और साइंस 1 में आज हम केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है हमारा, आज हम उस चैप्टर के बारे में सीखेंगे. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, आज हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे. बट बिफोर वी गो फॉर दैट, देखो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम हो गया. बट इसके पास जाए इसके पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए. तो बेसिक क्या है? मतलब बेसिक होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा एटम. ठीक है, एटम का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. हम ऐसा कहते हैं. अब इसमें टीवी सर डिविजिबल है या डिविजिबल है? अब डिविजिबल की हमने पढ़ लिया है. हमने जे थॉमसन थ्योरी, नील बोर्स थ्योरी, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने सब पढ़े हैं. तो मालूम है कि हमारा जो एटम होता है वो डिविजिबल होता है. ठीक है ना, एटम हमारा क्या होता है? डिविजिबल. और ये हो गया हमारे एटम का स्ट्रक्चर. अब एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस. ठीक है, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं. अभी तो आपके लिए फिलहाल मैं दो ही बोलूंगा, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आप देख सकते हो कि प्रोटॉन के आगे मैंने प्लस लिखा है और न्यूट्रॉन के आगे मैंने जीरो लिखा है. क्यों? न्यूट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है. प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो एटम है, अब हमने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने? कि एंटायर मास ऑफ एटम इज concentrated at its center. ये हमें मालूम है कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेट. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर में एक रिंग स्ट्रक्चर बना है. इसको हम क्या कहते हैं? ये होते हैं शेल. इनको हम कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल. कुछ लोग इन्हें ऑर्बिट भी कहते हैं क्योंकि इनकी पाथ होती है, ये पर्टिकुलर पाथ में घूमते हैं. इट जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम. सन हो गया, फिर फर्स्ट में हमारा मार्स हो गया, फिर अर्थ हो गया, मरकुरी, फिर अर्थ, इस तरीके से. और इन शेल में होता कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. और अगर मैं मास कंपैरिजन करूं तो जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, ये हो गया हमारा. तो आपने देखा कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस में दो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. एंड एंटायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड, entire mass of atom is concentrated at its center. ठीक है, and mass of electron is negligible as compared to mass of proton. इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है उसका एंटायर मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है? उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है. ठीक है, अब बच्चों इसके बाद
ये तो क्या हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द एटम। अब एटम के बाद मैं चलता हूं कुछ दूसरी थ्योरीज के पास, जिनको हम ऑक्टेट ये सब थ्योरी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, इनके पास चलते हैं। तो सबसे पहले माइटर हम देखेंगे ड्यूप्लेट, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और वैलेंसी। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ड्यूप्लेट, ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। तो सबसे पहली बात हम एक चीज देखेंगे बच्चों, हम सबसे पहले चीज क्या देखने वाले हैं, हम एक चीज देखने वाले हैं ये। तो माय डियर अब हम देखते हैं ड्यूप्लेट के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले कुछ और देखते हैं माय डियर, ये क्या आपने कहा, न्यूक्लियस। और ये क्या है, न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल को के सेल कहते हैं, सेकेंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एम। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने अलग अलग सेल बनाए हैं, और हर सेल की कैपेसिटी होती है, जैसे हम कहते हैं ना हर इंसान की कैपेसिटी होती है, उसी तरीके से हर सेल की कैपेसिटी होती है। अब आपको शायद याद होना चाहिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है स्कूलों में, के एल एम एन, फॉर्मूला आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2n स्क्वायर, कुछ ऐसी फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर n का नंबर 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 जा 2, यानी आपके के सेल में सिर्फ n स्क्वायर, यस, ठीक है। तो आपके के सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड में अगर हम जाएं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ठीक है। और इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो फर्स्ट सेल जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेल हैज कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेटिंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। थर्ड सेल में कितने आ सकते हैं, 18। फोर्थ सेल में कितने आ सकते हैं, 32। बेटा क्योंकि आप अब 10th में हो तो मैं आपको आपके लेवल का ही सिखाऊंगा, मैं हायर लेवल में, क्योंकि आगे जब जाओगे तो आप सब शेल होते हैं, के सेल में भी सब शेल, जैसे हम सेकंड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था इनटू एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो एस आता है वो सब शेल होते हैं माय डियर। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स और जो शेल होते हैं इनके भी सेल, सब शेल, फिर इनके अलग अलग शेप होते हैं, वो बहुत डीप थ्योरी है, और वो आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। जब आप स्टैंडर्ड 10th के बाद 11th में जाओगे, कॉलेज एंट्री करोगे, तब आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी आप लेजर देखना सीखो। अब आपको मालूम पड़ेगा कि जिसके पास सिर्फ फर्स्ट शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको चीज दिखाता हूं। मैंने H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखना। हाइड्रोजन ही इज द ओनली एलिमेंट इन इट्स एटम व्हिच हैज नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। उसके आइसोटोप्स में होते हैं, ठीक है ना, उसके आइसोटोप्स में होते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया। अब इसके पास एक ही सेल है, एक ही सेल मतलब के सेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। है क्या वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया अनस्टेबल, ये एटम हो गया अनस्टेबल, ठीक है। वहीं पर मैं आपको ले चलता हूं हीलियम के पास। अब आप हीलियम देख लो,
हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और के शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। बराबर, यानी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? स्टेबल। तो जिसके पास सिर्फ एक ही शेल हो और एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो गया? ड्यूप्लेट। वो क्या हो गया? ड्यूप्लेट। और ये एटम कैसा होता है? स्टेबल होता है। ये एटम कैसा होता है? स्टेबल, ठीक है। तो ये आपने स्टेबल अनस्टेबल समझा, आपने ड्यूप्लेट समझा, ठीक। अब आप एक चीज देखो कि यहां पर मैंने क्या किया, मैंने शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो ये जो सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो, जैसे कि यहां पर यह हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट एक ही सेल इसके पास है, मतलब उसका आउटर मोस्ट सेल एक ही होगा। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 होने के लिए इसको 1 और चाहिए, क्योंकि ये स्टेबल लिखा है मैंने और यहाँ पे क्या लिखा है? अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा ये? इसको जो भी 1 देगा ये उसके पास चला जाएगा, इसको जो भी 1 देगा ये उसके पास चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आप ध्यान से देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं आपको। O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। अब आप देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, HH, ये बन गया H2O। H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस हाइड्रोजन को देखो तो इसने ऑक्सीजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका? ऑक्सीजन का। दोनों ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो यहां पर भी शेयर किए, इनकी शेयरिंग से बन गया एक मॉलिक्यूल। क्या है? इनकी शेयरिंग से क्या बन गया? मॉलिक्यूल। इसमें एक एटम ऑक्सीजन का है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो बन गया मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल का डेफिनेशन भी यही कहता है ना कि when 2 or more atoms combine together chemically, molecule is formed. When 2 or more atoms combine together chemically a molecule is formed. जब 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं केमिकली तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब इसके आगे से देखो तो माय डियर कि कंबाइन हुए। अब यहां पर क्या हुआ है? कितना इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ? कितना मतलब शेयर किया दोनों ने? बोथ ऑफ देम शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और कंबाइन हो गए, कंबाइन हुए ना, ठीक। तो माय डियर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is called its valency. Combining capacity of an element is called its valency. अब समझा कि देखो इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया? 1। इसने अपना 1 शेयर किया, ऑक्सीजन ने अपना 1 शेयर किया, ठीक है। सॉरी ठीक है। तो ये हो गया माइडर वैलेंसी, ये हो गया वैलेंसी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। क्लियर? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपने क्या देखा था? आपने ये देखा था कि सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। ये आपने बेसिक देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अनस्टेबल और स्टेबल कंपाउंड देखा। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम था वो अनस्टेबल था। क्यों अनस्टेबल था? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के बाहर एक ही सेल है, दैट इज के सेल, और के सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन। इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम,
इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। तो माय डियर इसमें 2 नहीं था, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके लिए हो गया अनस्टेबल। वहीं हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए और एक ही सेल है, इसलिए वो हो गया स्टेबल। और जिसकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही सेल हो, सिर्फ एक ही सेल और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम कहते हैं ड्यूप्लेट, क्योंकि स्टेबल होता है। ठीक है, अब खास बात क्या है, अब हम आ गए वैलेंसी के पास। आपको यहां पर मैंने बेटा 2 से 3 चीजें सिखाई है। अब आप देखो कि इस हाइड्रोजन ने स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिया, मगर कैसे लिया? शेयरिंग करके लिया। क्या करके लिया? शेयरिंग करके लिया। तो यहां पर एक चीज और बना है, बॉन्ड। ठीक है, यहां पर भी क्या बना है? बॉन्ड। और जब कोई बॉन्ड शेयरिंग करके बनता है, यानी जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के बाद जब बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इस कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना? क्यों बना? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। मैंने क्या कहा? शेयर किया। क्यों शेयर किया? ये भी सोचने वाली बात है। देखो, शेयर इसके लिए किया कि अब अगर आप इस हाइड्रोजन को काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ही सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया? ड्यूप्लेट, स्टेबल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया। ठीक, अब जरा ऑक्सीजन को काउंट करो ना, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितवा सेल है? सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल की कैपेसिटी कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो माय डियर, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंप्लीट होते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टेट। तो अभी आप देखो, तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को भी काउंट करूं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है ना? यहां पर मैंने कहा था इस फिगर में एक साथ बहुत सी चीज सीखोगे। यहां पे ये कौन है? आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, या एटम बोल सकते हैं, एटम ही है। हाइड्रोजन के एटम से मिलकर उसने मॉलिक्यूल बना लिया H2O, ये स्टेबल हो गया। बट अभी फिलहाल मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझा रहा हूं, नंबर 1। ऑक्टेट में यहां साइड में समझाऊंगा आपको। दूसरे में क्या देखा? वैलेंसी देखा। वैलेंसी क्यों देखा? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम थे, दोनों ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्सीजन ने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए और स्टेबल हो गया। वाटर मॉलिक्यूल क्या बन गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन गैस जो होती है इट सपोर्ट बर्निंग, मगर आपने देखा होगा आग बुझाने का क्या यूज करते हैं? पानी। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव गैस होती है। बट इनसे बना हुआ मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, इनसे बना हुआ मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। ठीक है, तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा। अब हम चलेंगे ऑक्टेट और इलेक्ट्रोलिन बॉन्ड के पास। माय डियर, अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप कहोगे सर वी आर इन 10th स्टैंडर्ड एंड व्हाई डू वी नीड ऑल दिस थिंग्स? वी नीड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट्स अ बेसिक। मेरा ये वीडियो 9th और 10th दोनों के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं, आप दोनों देख सकते हैं। इट इज हेल्पफुल, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते बच्चों ऑक्टेट के पास में। मैं आपका बिल्कुल ज्यादा समय नहीं यूज करूंगा। ठीक है, ठीक। ओके, मैडम आपके पास मैंने 2 एटम के स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये लिथियम का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल मतलब K, सेकंड मतलब L। आपने मेरी वीडियो देखा, मैंने KLN लिखा था।
तो फर्स्ट सेल की कैपेसिटी 2 थी, मगर सेकंड सेल की कैपेसिटी कितनी थी 8। क्या इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? अनस्टेबल, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 कम नहीं है। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वहीं पे आप यहां पे आ जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इस तरीके से हम इनर गैसेस के पास चलते हैं। अब अगर आप इसको देखो, हीलियम के बाद नियॉन के पास आ जाओ, तो माय डियर इसका आप देख सकते हो कि इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो, इन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, यानी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट है, यानी ये क्या हो गया? स्टेबल। तो आपने एक चीज देखा कि जिसका डिप्लेट कंप्लीट होता है या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है मैं उसको स्टेबल लिख रहा हूं, और जिसका नहीं होता मैं उसको कहता हूं अनस्टेबल। और जितने ऐसे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, ऑल दीज अनस्टेबल कंपाउंड अंडरगो केमिकल रिएक्शन। अब आया है आपके पास टॉपिक है, ऑल दीज एलिमेंट्स और एटम्स which are unstable they undergo chemical reaction to become stable। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपसे मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या यूज किया? मैंने कहा ये अनस्टेबल है, तो ऐसे अनस्टेबल कंपाउंड अंदर जाते हैं, एलिमेंट अंदर जाते हैं इनटू केमिकल रिएक्शंस। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट के बाद मुझे कहां चलना चाहिए? मुझे चलना चाहिए आपके चेंज के पास। बैठे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, और हमने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। क्या? अब आप बोलोगे सर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, आयनिक बॉन्ड नहीं समझाया, वो कब बनता है? चलो अभी देखते हैं माय डियर। ध्यान से देखो कि मैं कुछ बना रहा हूं। Na मतलब सोडियम, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। ठीक, अब देखो माय डियर, आपके सामने सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? मैंने कहा था 8 होने चाहिए। इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। के एल एम, हम एम सेल के पास आ गए, बट मैंने क्या कहा था उनके अंदर भी सब शेल होते हैं, जो आपकी टॉपिक 11th में आता है। ठीक है, वो 11th में आता है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर आते हैं कि हमें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 होता तो ये स्टेबल हो जाता, ये स्टेबल नहीं है। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये सोडियम एटम है। इसी तरीके से क्लोरीन के पास आते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हो 7 है। अगर इसको ये 1 मिल जाए तो कितना हो जाएगा? 8, स्टेबल हो जाएगा। फिलहाल अभी तो ये क्या है? अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल। ठीक, होगा क्या कि जब ये क्लोरीन एटम, ये क्या है? क्लोरीन एटम, अब मैं क्लोरीन एटम से बनाऊंगा सोडियम एटम से बनाऊंगा सोडियम आयन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देख सकते हो कि इसने क्या किया? इसने अपने अंदर के एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर फेंक दिया, मतलब डोनेट कर दिया। ठीक है,
अब आप देखो कि जब एटम था तो भी यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे, 12 न्यूट्रॉन था, यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने, 2 8 1 10 11, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कौन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन 11 ही है, प्रोटॉन ज्यादा होगा, कितना ज्यादा हुआ, बाय 1। जब बाय 1 ज्यादा हो गया तो यहाँ पे प्लस साइन डालेंगे क्योंकि पॉजिटिव चीज बढ़ चुकी है, ठीक है। ये बन गया सोडियम आयन, ये बन गया सोडियम आयन, और ये पॉजिटिव है इसीलिए इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। सीखिए, यस यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में भी है, ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है ना, ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। अब देखो ये क्लोरीन अनस्टेबल है, ओके। अब देखो बेटा, इस सोडियम एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, अगर वो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया इसका ऑटोमोस्ट देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 8 लिखूंगा, यहां देखो 2 8 7 लिखा था जब वो एटम था, मगर अब क्या लिख रहा हूं, 2 8 8, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पे आ गया माइनस साइन, ये बन गया क्लोराइड। कटायंस एंड एनायंस, हम ये भी सीखेंगे, इनको कटायंस और एनायंस भी कहते हैं, ध्यान रखना, भूलना नहीं। इफ अंदर पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज एनायंस एंड नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कटायंस। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उन्हें कटायंस, इनके पॉजिटिव चार्ज आता है उन्हें एनायंस। इन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोलते हैं, इन्हें इलेक्ट्रो नेगेटिव भी बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज रेडिकल्स, इन्हें आप रेडिकल्स भी बोलते हो, मोनो रेडिकल्स, ठीक है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, अलग अलग टाइप के रेडिकल्स होते हैं। तो ये हमने बेसिक सीखा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जब आपको मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन दिखाया था तो वहां पर चिपका के बनाया था, शेयरिंग, वहां पे शेयरिंग हुई थी, यहाँ पर शेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ पे किसी ने लूज किया है और किसी ने गेन किया है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ यहाँ पर हुआ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, ट्रांसफर, या शेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ ट्रांसफर हुआ है। और इसके लिए माय डियर यहाँ पे कंपाउंड बना NaCl, मगर इनके बीच में जो बॉन्ड बना, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इन्हें आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। और खास करके ऐसे जो जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है वो नॉर्मली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी नमक, NaCl मतलब आप बोलते हैं नमक, टेबल सॉल्ट, तो आपने सिंधु नमक देखा होगा, रॉक सॉल्ट, ठीक है, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप देखो तो सोचो क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा बेसिक क्यों, क्योंकि इस सारा बेसिक के बाद हमें समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन के लिए क्यों अंदर जाती है, व्हाई डज एनीथिंग अंडरगोस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा बेसिक हमने आयनिक बॉन्ड देखा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देख लिया, अनस्टेबल से स्टेबल कैसे बने हमने वो भी देख लिया, कि एक स्टेबल बनने के लिए एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, ठीक है ना, एक डोनर था एक रिसीवर था, तो एक डोनेट और रिसीवर से कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, ठीक। अब देखो इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि जो अनस्टेबल है दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, यही है केमिकल रिएक्शन, इसीलिए केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने के लिए अंडरगो इनटू केमिकल रिएक्शन। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 10th के पास। यस, अभी तक हमने सब बेसिक किया, अब चलते हैं 10th स्टैंडर्ड के पास और 10th को समझाते हैं कुछ चेंजेस। सीधी सी बात है माय डियर, बाय डायग्रामेटिक समझेंगे।
माय डियर देखो ये मेरे पास क्या है, बीकर, और ये बीकर में क्या है मेरे पास, वाटर है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने इस बीकर के नीचे बर्नर लगा दिया। जब इसको मैंने हीट प्रोवाइड किया, देखो इसमें से क्या निकल रहा है, वेपर निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है, वेपर निकल रहा है, वेपर निकल रहा है। ये किस स्टेट में आ गया, ये आ गया गैसियस स्टेट में आ रहा है। किस स्टेट में आ रहा है, गैसियस स्टेट। देखो लिक्विड था, लिक्विड से किस फॉर्म में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। ठीक है, वेपर्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर इन्हीं वेपर्स को क्या करता हूं, व्हेन वेपर्स आर कंडेंस्ड, यानी इनको मैंने फ्रीज कर दिया। जब मैं इनको कंडेंस कर दिया तो देखो वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। गैस से किस में आ गए, लिक्विड में आ गए। ठीक, अब अगर इसी लिक्विड को मैं फर्दर फ्रीज करता हूं, फर्दर फ्रीज करता हूं, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। यानी क्या बन गया इसके अंदर, आइस। और आइस कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आइस कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और अब अगर इसी आइस को व्हेन हीटेड, अगर इसी आइस को मैं हीट करता हूं तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चीज समझ में आ रहा है। देखो आइस को मैंने हीट किया तो लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। वाटर को मैंने हीट किया तो किस क्या बन गया, वेपर में कौन से फॉर्म में आ गया, गैसियस। मैंने गैस को वापस से कंडेंस किया, दैट इज फ्रीज किया तो किसमें बन गया, लिक्विड। और लिक्विड को मैंने वापस कूल किया, दैट इज फ्रीज किया तो क्या बन गया, सॉलिड। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। इनके जो बेसिक पैरामीटर होते हैं, दैट इज जिनको पैरामीटर भी कहते हैं समटाइम, वी आल्सो कॉल देम पैरामीटर। तो यहाँ पर हम चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इनका, ठीक है, प्लस इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये हो रहा है। कोई नई चीज बन रही है, इस कोई नया मतलब जो इनकी जिसकी प्रॉपर्टी टोटली अलग हो। क्योंकि लिक्विड है, इसका फॉर्मूला भी H2 होगा, ये वेपर इसका फॉर्मूला भी H2O होगा, और जब ये सॉलिड होगा इसका फॉर्मूला भी H2O होगा। फॉर्मूला सेम है, केमिकल कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो माय डियर, जिस चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, उस चेंज को बच्चों हम कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। ध्यान में रहेगा, फिजिकल चेंज में बेटा कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं आता है। दूसरी बात, आपका जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्यों, आप देख सकते हो कि मैंने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, चीजें मुझे रिपीट मिलते गई। ठीक है, तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, सिचुएशन कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं आता। ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं आता, और ये टेम्पररी चेंज है, परमानेंट चेंज भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे तुरंत चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं, ये टेम्पररी चेंज है। ठीक, तो ऐसे चेंज को हमने क्या बोला बच्चों, फिजिकल चेंज। क्या कहा हमने इनको, फिजिकल चेंज। ध्यान में रखो, क्या कहा इन्हें, फिजिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल चेंज, नाम ही बता देगा केमिकल चेंज। मैं यहां पे लिखूंगा ये किस टाइप का होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। नंबर 1, ये होता है परमानेंट चेंज।
क्यों कहते हैं? क्योंकि जब केमिकल चेंज होता है ना बेटा, तो इस पे दोनों चीज चेंज होती है। क्या? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ठीक है सर, बताइए कैसे? एग्जाम्पल बताइए। इमेजिन करते हैं बेटा, मेरे पास एक सी मतलब क्या था? कोल। मैंने कोल ले लिया, सी फॉर कोल, और इस कोल को मैंने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया। ये क्या है मेरा? ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। अब जब मैं इसको सप्लाई करूंगा तो इससे न्यू प्रोडक्ट बना जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देखो, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आ गया न्यू प्रोडक्ट। ये कोल था, ये ऑक्सीजन था, दोनों को हमने कंबाइन किया, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब अगर मैं सोचूं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं ब्रेक करके इसमें से कार्बन निकाल सकूं, ऑक्सीजन निकाल सकूं, तो थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरी चीज आप अपने घर में देख सकते हो कि आप, और भी एग्जांपल हमारे समझ में आइडिया क्या है, एक मैं आपको दिखा दिया। दूसरा ये है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप देख सकते हो, यानी दूध से दही बनना। आप देखते हो कि दूध किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। मगर जब दूध से दही बनती है तो क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड। क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड। अब आप दही में से दूध निकाल के दिखाओ मुझे, नहीं बनेगा। ये केमिकल चेंज है क्योंकि परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। क्योंकि आप दूध से दही बना सकते हो, दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखो तो सीधी बात है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब फ्रूट का पकना, फलों का पकना। सीधी सी बात है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन फलों का पकना। आप देखो कि पेड़ पे लगे आप जब तक कच्चे थे, ठीक, एक बार पक गए तो क्या उनको वापिस से कच्चा बना सकते हो? इम्पॉसिबल है। हमने देखा कि मार्केट में जो हमारे एडल्ट्रेशन करने के लिए बिजनेसमैन होते हैं, प्रॉफिट मेकर, क्या करते हैं? वो केमिकल स्प्रे करते हैं। रॉ मैंगो में, कच्चे आमों में केमिकल स्प्रे करते हैं और कच्चे आम को पका देते हैं। मगर उनसे कहो कि पके आम को कच्चा करो दो, इज इट पॉसिबल फॉर देम? आज तक ऐसा कोई केमिकल नहीं बना जो पके हुए को कच्चा कर दे। सड़ा जरूर सकता है, पका कच्चा नहीं बना सकता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। आपको आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस, आपकी बॉडी में जो चेंजेस है वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। आप पैदा हुए इतने छोटे से इतने बड़े बन गए, अब इतने बड़े से आप इतना छोटा बन जाओ, इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल चेंज हो गया, हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए केमिकल चेंजेस के। ठीक है ना, हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए केमिकल चेंजेस के। नाउ तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, नेचर में ये दो टाइप के चेंज होते हैं। फिर आगे तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये उनके सब टाइप के चेंजेस हो गए। ठीक है ना, सब टाइप कह रहा हूं मैंने आपको फिजिकल चेंज का मतलब समझाया कि फिजिकल चेंज कैसा चेंज है? वो रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है ना। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हम चलेंगे, केमिकल चेंज हमने देख लिया, हमने फिजिकल चेंज देखा, हमने सारे बेसिक देख लिए। ठीक, अब हम चलेंगे केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन बोलते किसको है? क्योंकि आपने देखा बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड बनेगा तो न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तब न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो अ केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bond. समझो क्या बोला उसने? केमिकल रिएक्शन a process is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bond. नए बॉन्ड बनते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं माइडर, हमारे सामने CuSO4। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। बेटा मेरे पास कॉपर सल्फेट है और जिंक है। ये कॉपर सल्फेट है, Zn का मतलब जिंक होता है। अब अगर मैं कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल सॉल्यूशन है, जिंक एक मेटल है, कॉपर भी मेटल है, बट क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ठीक है, एंड कॉपर। इस तरीके से कॉपर रिलीज जाएगा, ठीक है। अब देखो नया सॉल्यूशन बन गया, एक नई चीज बनी, कॉपर सल्फेट था, ठीक है, उससे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर कॉपर और सल्फेट के बीच का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और वो नया बॉन्ड बना यहां पर, जिंक और सल्फेट के बीच में एक न्यू बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बना। तो केमिकल रिएक्शन बेटा यही होता है, केमिकल रिएक्शन इसी को कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bond। तो ये है माय डियर केमिकल रिएक्शन का मतलब, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है माय डियर उसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाती है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। दूसरी बात, इसको मैं रब कर रहा हूं और मैं कुछ चीजें और लिखना चाहता हूं माय डियर। अब आप देख सकते हो कि इस केमिकल रिएक्शन में द टू थिंग्स अंडरवेंट इनटू अ केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। माय डियर अब मैं यहां पे कुछ कहने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, the substance, these substances are taking part in chemical reaction। कौन कौन सा, copper sulfate and zinc। the substance which are taking part in chemical reactions are called reactant। लेफ्ट हैंड साइड में reactant होता है। the substance which are taking part in chemical reactions are called reactant and the new substance formed after chemical reaction, the new substance formed after chemical reactions are called product, are called product। the substance which are taking part in chemical reaction are called reactant and the substance which are formed after chemical reaction are called product। reactants are always written on left hand side and product is always written on right hand side। और कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये एरो मार्क यूज करते हैं। हम इससे बताते हैं कि रिएक्टेंट कंबाइन हुआ और उससे नया प्रोडक्ट बना, ठीक है। सो माय डियर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम अपने प्रोसीजर को आगे करेंगे माय डियर, ठीक है। चलिए थैंक यू।